सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जी बेटा मैंने ऑन कर दी है बेटा। बेटा काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटा। ये सर शो हो रही है। ओके बेटा जी, तो मैंने यही डिसाइड किया कि हम क्लास जो है वो बेटर है कि इसको आज ही पढ़ लें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपका टाइम टेबल देखा है तो मुझे टाइम टेबल आपका काफ़ी पैक्ड नज़र आया है। तो उसमें जो है वो फिर 2 घंटे की जो है वो मेकअप क्लास जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अवेलेबल हैं घरों में तो हम जो है इसको ऑनलाइन ही इसको क्लास को ले लेते हैं, साथ रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं, ताकि क्योंकि सेक्शन ए तो पढ़ चुका है पहले से, तो आपका भी इसी वीक का काम जो है वो इसी वीक में ही मुकम्मल हो जाए, अदरवाइज वो फिर जो है ना वो गड़बड़ सारी हो जाएगी। तो हमने एग्जाम्पल 2.3 को कल स्टडी किया था बेटा, जिसमें हमने की थी साइजिंग एंड डिज़ाइन ऑफ द प्लग फ्लो रिएक्टर। अब नेक्स्ट एग्जांपल 2.4 है। एग्जांपल 2.4 इज बेसिकली द कंपेयरिंग अबाउट CSTR एंड प्लग फ्लो रिएक्टर साइजिंग। बेसिकली ये सेम डाटा एक काइनेटिक डाटा है जो X यानी कन्वर्जन और FA नोड और -RA का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसी को लेकर हम डिफरेंट, पहले हमने CSTR डिज़ाइन किया, फिर हमने प्लग फ्लो रिएक्टर डिज़ाइन किया। अगर आपको याद हो तो कल जो हमने प्लग फ्लो रिएक्टर डिज़ाइन किया था और कहा था कि 80% कन्वर्जन के लिए कितना वॉल्यूम आएगा, तो हमने जो है बेटा वो 5 पॉइंट क्वाड्रेचर फार्मूला भी यूज़ किया और हमने सिम्पसन रूल भी यूज़ किया, और अबाउट 2100 डेसीमीटर क्यूब 2100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। उससे पिछली जो हमने एग्जांपल की थी बेटा, उसमें जो इसका वॉल्यूम, अगर हमने CSTR का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आप देख सकते हैं कि पिछली एग्जांपल में फॉर द सेम रिएक्शन, फॉर द सेम काइनेटिक डाटा एंड फॉर द सेम 80% कन्वर्जन x इज इक्वल टू 0.8, हमारे पास जो CSTR का डाटा आया था वो 6.40 मीटर क्यूब आया था, और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरह प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए जो वॉल्यूम आया 2165 मीटर क्यूब आया है। तो बेसिकली अगर ये जो है लीवन स्पीड प्लॉट है, जैसा कि कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये FA नोड और -RA और कन्वर्जन के दरमियान जो है ना वो ग्राफ है। तो 80% कन्वर्जन तक जो है जब हम ये लाइन ड्रा करें तो आपको पता है कि फॉर द प्लग फ्लो रिएक्टर जो होता है ये एरिया अंडर द कर्व होता है, और अगर CSTR को लेना है तो CSTR जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व नहीं होता, बल्कि वो रेक्टेंगुलर एरिया होता है। तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर एरिया इज मच ग्रेटर देन द एरिया अंडर द कर्व। सो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि फॉर द आइसोथर्मल रिएक्शंस द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर अ CSTR इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ प्लग फ्लो रिएक्टर। अगर एक रिएक्शन है और अगर हम उस रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए अगर हम दोनों रिएक्टर्स को डिजाइन करें, CSTR का भी डिजाइन करें और प्लग फ्लो रिएक्टर का भी डिजाइन करें, दोनों का वॉल्यूम निकालें तो प्लग फ्लो रिएक्टर वॉल्यूम वुड ऑलवेज बी लेसर कंपेयर टू द CSTR वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है कि एक का वॉल्यूम जो है तकरीबन 2100 लीटर आ रहा है और एक का वॉल्यूम तकरीबन 6400 लीटर आ रहा है, तो इतना ज्यादा जो है वो फर्क क्यों है? तो इसके लिए जो CSTR की थोड़ी सी थ्योरी है, जो प्लग फ्लो रिएक्टर की थ्योरी है, उसको हमने देखना है, और ये बुक में आपके लिखा भी हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको देखिएगा, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जहां तक बेटा कोई आपका क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट बेटा? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्टर इन सीरीज। बात का ये केमिकल इंजीनियरिंग का एक डिजाइन टास्क है कि जब उसने रिएक्टर डिजाइन करना है तो एक तो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि हम एक बड़ा रिएक्टर लगा लें, और सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि वो जॉब, वो कन्वर्जन जो है एक बड़े रिएक्टर में ऑब्टेन करने की बजाय हम 2 या 3 या 4 रिएक्टर्स जो हैं, छोटे रिएक्टर्स, वो सीरीज में लगा लें। ये ऐसे ही है जिस तरह आपने अगर एक जगह से सामान दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, फर्ज करें घर का पूरा सामान ट्रांसफर करना है, तो यहाँ तो आप ये करेंगे कि एक बड़ा सा ट्रक जो है वो करवा लेंगे रेंट पे कि यार इसी में एक दफा सामान ले जाऊं। यहाँ होगा कि आप उसको
छोटे छोटे जो स्मॉलर जो रिक्शाज हैं उनमें लेकर जाएंगे। तो अब दो ऑप्शन हैं, या तो एक टास्क को, एक कन्वर्जन को अचीव करने के लिए एक बड़ा रिएक्टर लगा लें, या जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो रिएक्टर्स इन सीरीज भी यूज कर सकते हैं। जब हम रिएक्टर्स इन सीरीज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल रिएक्टर नंबर 1 लगा हुआ है जिसका रिएक्टर V1 वॉल्यूम है, जिसके अंदर जो फ्लो रेट है वो FA नोड है। इसी तरह जो इसकी एग्जिट स्ट्रीम है वहां पर जो फ्लो रेट है वो FA1 है, इसको 0.1 कह रहे हैं। यहाँ पर कन्वर्जन X1 अचीव हुई है। फॉर एग्जांपल X1 में भी 20% जो है वो अचीव हो गई होगी, 0.2 हो सकती है X1 की वैल्यू। अब ये जो दूसरे रिएक्टर की एग्जिट स्ट्रीम है बेटा, ये पहले रिएक्टर की जो एग्जिट स्ट्रीम है दैट वुड बी द इनपुट स्ट्रीम टू अ सेकंड रिएक्टर। इसका वॉल्यूम जो है वो V2 है। यहाँ पर भी रिएक्शन होगा और कोई ना कोई हमें कन्वर्जन अटेन हो जाएगी। तो जो रिएक्टर 2 से जो एग्जिट स्ट्रीम होगी उस पे जो कन्वर्जन अटेन होगी उसको हम कहेंगे X2। ठीक है, मे बी यहाँ पर जो है वो 50% कन्वर्जन जो है वो अचीव हो चुकी हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इस तरह रिएक्टर 2 से जो एग्जिट स्ट्रीम है दैट इज एन इनपुट स्ट्रीम टू द रिएक्टर 3 जिसका वॉल्यूम जो है वो V3 है। इससे जो कन्वर्जन हमें मिलेगी वो होगी X3। X3 इज द कन्वर्जन इन द एग्जिट स्ट्रीम ऑफ द रिएक्टर 3। और मे हो सकता है कि यहाँ पर हमें 80% या 90% या 70% कन्वर्जन मिल जाए। तो अगर अब मैं कहूँ ये FA1 फ्लो रेट, अब FA1 क्या चीज है? मोलर फ्लो रेट। ये कितना है? तो आपको पता है कि FA1 कितना है जी, कि FA1 होगा कि FA नोड में से माइनस कर देंगे वो जो इसके अंदर रिएक्टर के अंदर रिएक्ट हो चुका है, जो कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, सो जनरल फार्मूला होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लो रेट फाइंड करने का कि FAI इज इक्वल टू FA नोड, यानी इनिशियल जो फ्लो रेट है इसमें से माइनस कर दें FA नोड इंटू XI, उस रिएक्शन की कन्वर्जन जितना कन्वर्ट हो चुका होगा। FA नोड इंटू XI क्या चीज है? जितना कन्वर्ट हो चुका है। अगर A इंटू बी रिएक्शन था तो A कितना B में कन्वर्ट हो चुका है। FA नोड क्या चीज है? इनिशियली कितना फेड किया गया था। तो इनिशियली एंटरिंग इनटू द रिएक्टर माइनस रिएक्टेड, तो बाकी जो बचा होगा वो एग्जिट में जा रहा होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने FA3 देखना है कि FA3 मोलर फ्लो रेट इन द एग्जिट स्ट्रीम ऑफ द रिएक्टर 3, तो वो क्या होगा? FA3 विल बी FA नोड माइनस FA नोड इनटू X3। X3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा कि कन्वर्ट कितना होगा। तो इनिशियल में से कन्वर्ट माइनस करेंगे तो हमें जो है वो FA3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हर रिएक्टर की अपनी अपनी कन्वर्जन जो है वो अचीव हो, कुछ कन्वर्जन जो है फर्स्ट रिएक्टर में अचीव होगी, कुछ कन्वर्जन सेकंड रिएक्टर में अचीव होगी, कुछ कन्वर्जन जो है वो थर्ड रिएक्टर में अचीव हो जाएगी। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रिएक्टर्स इन सीरीज, कि हम एक रिएक्टर लगाने की बजाय हम 2, 3, 4 या 5 रिएक्टर जो है वो सीरीज में लगा देते हैं, स्मॉलर रिएक्टर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है कि अगर हमने 2 CSTRs जो है वो सीरीज में लगाने हैं, 2 CSTRs इन सीरीज, 2 कंटिन्यूस स्टूडेंट हैं, रिएक्टर सीरीज में लगाए गए हैं जैसे कि आप बेटा फिगर में देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्टर में जो इनिशियल फ्लो रेट है FA नोड है और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड होता है वो माइनस RA1 है, यानी इस रेट ऑफ रिएक्शन से इस रिएक्टर के अंदर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होता है। और आप जानते हैं कि CSTR की, जैसे कल भी डिस्कस किया, कि इस पूरे रिएक्टर के अंदर सेम वैल्यू होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, और वो वही वैल्यू होगी जो CSTR के एग्जिट पे होती है। ये कल चीजें हमने डिस्कस की थी, CSTR की थ्योरी डिस्कस की थी कि CSTR में जो है वो एक टेम्परेचर भी सेम होता है हर पॉइंट के ऊपर, प्रेशर भी सेम होता है हर पॉइंट के ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होता है हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमने परफेक्ट मिक्सिंग का अजम्पशन अप्लाई किया होगा। और CSTR की एग्जिट पे जो कंडीशंस होती हैं वही होती हैं जो इनसाइड द रिएक्टर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमें X1 गिवन है 0.4 के इस, तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्टर के अंदर जो है वो 40% कन्वर्जन जो है फर्स्ट रिएक्टर के अंदर अचीव हो गई है। इस तरह ये 40% कन्वर्जन के साथ अब मोलर फ्लो रेट FA नोड से कन्वर्ट हो चुका है FA1 में, ये जाएगा इनलेट होगा सेकंड रिएक्टर के अंदर। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो RA2 होगा, जो कि सारे रिएक्टर के अंदर जो होगा वो सेम होगा। और यहाँ से जो हमें एग्जिट स्ट्रीम मिलेगी उसका फ्लो रेट होगा FA2
जो कि 80% कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल 0.8 80% कन्वर्जन जो है वो अचीव हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ कन्वर्जन फर्स्ट रिएक्टर में अचीव हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्टर का जो आउटलेट होगा दैट विल बी इनलेट टू द सेकंड रिएक्टर। अब अगर हम फर्स्ट रिएक्टर के ऊपर जो है वो मोल बैलेंस अप्लाई करें, फर्स्ट रिएक्टर के ऊपर बेटा मोल बैलेंस अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू 0। जब मैं कह रहा हूं कि जनरेशन इज इक्वल टू 0, इसको कारण मींस कि आई एम टेकिंग द अजम्पशन ऑफ स्टेडी स्टेट। सो फर्स्ट रिएक्टर में देखें तो इनलेट फ्लो रेट जो है वो एक FA0 है, माइनस आउटलेट पे जो फ्लो रेट है FA1 है, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन कि ए इसमें कितना जनरेट हो रहा है, वो किस तरह आएगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा यूनिट्स होती हैं मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जब मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम के साथ तो यूनिट्स बन जाएंगी मोल्स पर यूनिट टाइम, मोल्स पर सेकंड। तो इस इक्वेशन के अंदर हर क्वांटिटी की टर्म जो यूनिट्स जो है वो मोल पर सेकंड है। सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम FA1 की वैल्यू पुट करें, FA1 इज इक्वल टू FA0 माइनस FA0 इंटू x1 के एग्जिट फ्लो रेट ऑफ द फर्स्ट रिएक्टर इज इक्वल टू इनिशियल फ्लो रेट जो इन था माइनस जितना कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट कितना हुआ है FA0 इंटू x1। ये पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास वॉल्यूम V1 की वैल्यू आएगी कि V1 इज इक्वल टू FA0 ओवर माइनस RA1 इंटू x1। तो अगर दो रिएक्टर बेटा सीरीज में लगे हों, दो CSTRs, तो जो फर्स्ट CSTR का जो वॉल्यूम होगा वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। सिमिलरली अगर हम ये जो सेकंड रिएक्टर है, ये जो सेकंड रिएक्टर है हमारे पास, अगर हम ये सेकंड रिएक्टर के ऊपर जो है वो बैलेंस लगाएं, जो सेकंड रिएक्टर हमारे पास है इसके ऊपर अगर हम बैलेंस लगाएं तो इन फ्लो रेट क्या है, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू 0। अगेन स्टडी स्टेट, क्योंकि आप जानते हैं कि CSTR जो होता है ये एक स्टडी स्टेट रिएक्टर होता है। तो इन फ्लो रेट जो है वो FA1 है बेटा, आउटर जो फ्लो रेट जा रहा है जो मोलर फ्लो रेट है वो FA2 है, प्लस जनरेशन, जनरेशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर रिएक्टर 2 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो RA2 है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से बेटा FA1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, FA2 की वैल्यू भी पुट करेंगे, और जो V2 की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड रिएक्टर इन सीरीज, that is equal to FA0 over minus RA2 into x2 minus x1। x1 क्या है जी, कन्वर्जन एट द इन द फर्स्ट रिएक्टर और एट द एंड ऑफ द रिएक्टर, और x2 क्या है, कन्वर्जन एट द एंड ऑफ द रिएक्टर नंबर 2। सो ये दो फार्मूलाज हैं। अगर CSTR जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं दो, तो पहले रिएक्टर का वॉल्यूम इस फार्मूले से और दूसरे रिएक्टर का वॉल्यूम इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। इसी तरह ये एग्जांपल नंबर 2.5 जो है, यहाँ तक बेटा भी आपने क्वेश्चन पूछना अगर आपको कोई बात नहीं समझ लगी इस स्लाइड में। इस स्लाइड में अगर आपको कोई बात कोई पूछनी है बेटा, कोई क्वेश्चन, कोई चीज रिपीट करनी है तो मुझे बता दें। क्लियर है बेटा? मुजम्मिल इलियास, क्लियर है सर। ओके बेटा। सो अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी कॉन्सेप्ट की जो है ना एक एग्जांपल 2.5 है, कंपेयरिंग द वॉल्यूम फॉर CSTR इन सीरीज। वो सेम कहता है डाटा हमें गिवन है, ठीक है। किसका डाटा गिवन है जी, काइनेटिक डाटा गिवन है कन्वर्जन x का और FA0 ओवर माइनस RA का। ये डाटा हमें डिफरेंट कन्वर्जन के ऊपर जो है वो गिवन है। कहते हैं अब दो CSTR जो है ना वो सीरीज में लगाए गए हैं, 40% कन्वर्जन इज अचीव्ड इन द फर्स्ट रिएक्टर, पहले रिएक्टर में 40% कन्वर्जन होगी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द टू रिएक्टर्स नेसेसरी टू अचीव 80% ओवरऑल कन्वर्जन, यानी पहले रिएक्टर में 40% कन्वर्जन है और दूसरे रिएक्टर से जब एग्जिट हुआ है तो टोटल जो कन्वर्जन हो चुकी है वो 80% कन्वर्जन हो चुकी है। तो बताएं कि रिएक्टर 1 का वॉल्यूम कितना होगा, रिएक्टर 2 का वॉल्यूम कितना होगा। बेटा बड़ी सिंपल एग्जांपल है। रिएक्टर 1 के वॉल्यूम के लिए हमें देखना है कि इक्वेशन कौन सी है। तो ये देखें, ये इक्वेशन है
कि V1 इज इक्वल टू FA नोड आवर माइनस RA1 इंटू X1। अब ये आपको मैंने ये बात याद रखनी है कि CSTR के लिए ये FA नोड और RA1 जो है इसकी डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हैं टेबल में। हमने कौन सी वैल्यू देखनी है? हमने देखनी है कि CSTR के एग्जिट के ऊपर कितने % कन्वर्जन हुई है। तो फर्स्ट जो CSTR है उसमें जो कन्वर्जन अटेन हुई है वो 40% है। इट मींस कि x1 इज इक्वल टू 0.4। तो हम x1 इज इक्वल टू 0.4 के कोरस्पोंडिंगली जो FA नोड और माइनस RA की वैल्यू है वो यूज कर लेंगे जो कि है 2.05। तो हमने जो है ये 2.05 इधर यूज किया मल्टीप्लाई x1, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 820 डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह अगर रिएक्टर 2 का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो रिएक्टर 2 CSTR जो सेकंड लगा हुआ है उसके लिए भी हमने फार्मूला डेवलप किया कि V2 इज इक्वल टू FA नोड आवर माइनस RA2 X2 माइनस X1। तो X2 भी हमें पता है 80% है, 0.8 है। X1 जो है वो 0.4 है। अब बात ये है, जो बात आपने समझनी है और इसको अच्छी तरह नोट करना है कि जब CSTR डिजाइन करना है तो ये FA नोड आवर माइनस RA ये कौन सी कन्वर्जन पे लेना है। तो याद रखें कि CSTR में जो रिएक्टर के जो इनसाइड कंडीशन होती हैं वो सेम होती हैं एज दैट ऑफ द एग्जिट स्ट्रीम। या इसको दूसरी तरह आप ये कह लें कि CSTR में जो CSTR रिएक्टर से जो स्ट्रीम निकल रही होती है, जो एग्जिट स्ट्रीम होती है, दैट इज एट द सेम कंडीशन एज दैट ऑफ इनसाइड द CSTR। अब जो सेकंड रिएक्टर है बेटा, सेकंड रिएक्टर में जो इनलेट जो आउटलेट स्ट्रीम है वो कितनी कन्वर्जन है उसमें बेटा, कोई बता सकता है? सेकंड रिएक्टर की आउटलेट स्ट्रीम में जो X2 है वो कितनी है बेटा? एनी वन ऑफ यू? जी बेटा उनसे बोलिएगा। 40%। जी बेटा 40% तो बेटा फर्स्ट रिएक्टर में है। वो जो पहला रिएक्टर है बेटा 80% होगी। ये फर्स्ट रिएक्टर है ना उसमें जो निकल रही है वो 40% है बेटा। जो सेकंड रिएक्टर है उसमें 0.8 है। इट मींस कि हमने जो बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है, ये जो RA रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपने देखना है x इज इक्वल टू 0.8 के ऊपर। ये बात समझने वाली है, ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो आपने देखनी है उस कन्वर्जन के ऊपर जो एग्जिट स्ट्रीम में है। तो एग्जिट स्ट्रीम में जो कन्वर्जन है 80% 0.8 है। 0.8 के कोरस्पोंडिंगली जो FA नोड और माइनस RA की वैल्यू है दैट इज 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 माइनस 0.4, तो ये आपको 3200 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब टोटल वॉल्यूम देखें V1 प्लस V2 कितना आया। तो V1 जो हमारे पास बेटा आया था 0.82 मीटर क्यूब प्लस 3.2 मीटर क्यूब। यूनिट्स का आपने ख्याल रखना है कि हमने मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर रहे। तो टोटल जो है अब CSTR दोनों CSTR का जो कंबाइन वॉल्यूम आया है वो आया 4020 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आपको याद हो तो जो हमने एग्जांपल 2.2 की है उसमें हमने CSTR का वॉल्यूम कैलकुलेट किया था बेटा 80% कन्वर्जन के लिए। किसी को याद है कि वो कितना आया था? एक सिंगल CSTR लगाए, अगर यही रिएक्शन हम एक सिंगल CSTR में करें, एक सिंगल CSTR में करें तो वॉल्यूम कितना आएगा? 80% कन्वर्जन के लिए सिंगल CSTR लगा लें तो कितना वॉल्यूम आया था, कोई बता सकता है? अगर यही रिएक्शन अगर एक सिंगल CSTR में करवाएं, सिंगल CSTR में करवाएं तो जो टोटल वॉल्यूम आया रिक्वायर्ड है वो 6400 डेसीमीटर क्यूब है, 6400 लीटर है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को एक सिंगल CSTR की बजाय दो स्मॉलर CSTRs में करवा दें तो बेटा जो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 4020 डेसीमीटर क्यूब है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं बेटा, बताएं शाबाश, एनी वन ऑफ यू, क्या कंक्लूजन निकलता है इससे?
शाबाश बेटा, क्या कंक्लूजन निकालेंगे इससे आप? जी बेटा बताएं, शाबाश। व्हाट कंक्लूजन वुड यू मेड? जी कयूम आप बताएं बेटा। जी आप बताएं बेटा, कौन बोलने लगा था? सर ये हो सकता है कि जब हम किसी रिएक्टर को सीरीज में करते हैं ना, तो कन्वर्जन रेट जो है वो तो सेम ही रहेगा अगर हम ज्यादा अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें कम वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड होगा अगर हम सीरीज में कर दे। जी बिल्कुल हुमैरा, क्या हुमैरा ठीक कह रही है कि नहीं ठीक कह रही? आसिम बिलाल बताएं, आसिम या फिजान बुखारी। अच्छा जी बेटा, हुमैरा जो है बिल्कुल ठीक कह रही है कि अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकला है वो ये निकला है कि अगर हम सेम कन्वर्जन के लिए, फॉर एग्जांपल 80% कन्वर्जन थी किसी रिएक्शन की, तो सेम कन्वर्जन के लिए अगर हम एक बड़ा CSTR लगाएं तो इसकी बजाय अगर हम 2 स्मॉलर CSTR लगा दें तो हमारा जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको आपको समझने की जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जैसे अगर हम एक बड़ा CSTR लगाने की बजाय वही काम 2 छोटे CSTR इन सीरीज में ले लें तो ओवरऑल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल बिगर CSTR रिएक्टर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, ये यही उसने बताया हुआ कि अगर हम 80% कन्वर्जन के लिए एक सिंगल रिएक्टर लगाएं तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आता है वो 6400 डेसीमीटर क्यूब आता है, लेकिन अगर हम 2 स्मॉलर CSTR लगा लें तो जो हमारे पास वॉल्यूम आता है वो 4.02 मीटर क्यूब आता है, तो वॉल्यूम जो होता है स्मॉल। इससे हम बेसिकली क्या नतीजा जो है ना वो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इसी तरह अगर हम जो है इसी तरह अगर हम जो है वो कंक्लूजन ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि इफ वी इंस्टॉल द CSTR reactors in series, the behavior of CSTR will be approaching towards the plug flow reactors। अगर हम CSTR सीरीज में लगाते जाएं बेटा तो द ओवरऑल बिहेवियर जो है वो प्लग फ्लो रिएक्टर जैसा होता जाएगा। पहला तो हमने कंक्लूजन बेटा ये निकाला था कि अगर हम CSTR को और प्लग फ्लो रिएक्टर को कंपेयर करें तो सेम कन्वर्जन के लिए प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम वाज वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ CSTR। अब अगला जो हमने कंक्लूजन ये निकाला है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हम 2 CSTRs को सीरीज में लगा दें तो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम CSTR 2 की बजाय CSTR 3 कर देंगे ना तो वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो और कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर CSTR 3 की बजाय 4 छोटे CSTR अगर हम सीरीज में लगा लेंगे या 5 स्मॉलर CSTR अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो ओवरऑल जो वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है, टोटल ओवरऑल वॉल्यूम वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि whenever the CSTR reactors are joined in series, are made in series, the overall behavior approaches to a plug flow reactor। इसी को अगर हम ये कर्व लीवनस्पील प्लॉट में देखें, लीवनस्पील प्लॉट में जो है वो ये जो है वो FA नोड और -R है और कन्वर्जन की कर्व जो है ड्रा की गई है। अगर हम 80% कन्वर्जन पे देखें तो अगर हम CSTR का वॉल्यूम देखें तो टोटल CSTR का वॉल्यूम ये होगा जो कि इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम आएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले 0.35 कन्वर्जन एक रिएक्टर में ले लें, उसका वॉल्यूम V1 हो, और दूसरी एक कन्वर्जन जो है 0.53 तक कन्वर्जन एक दूसरे रिएक्टर में ले लें जिसका वॉल्यूम V2 है, और तीसरे रिएक्टर के अंदर जिसका वॉल्यूम V3 है कन्वर्जन 0.65 ले लें, फिर 0.74 ले लें, तो यानी ये एक CSTR लगाने की बजाय अगर हम 5 CSTR सीरीज में लगा दें
तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 वो हमारे पास किसके वॉल्यूम को अप्रोच करेगा, वो हमारे पास प्लग फ्लो रिएक्टर के वॉल्यूम को अप्रोच करना शुरू कर देता है। और प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम क्या होता है? प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया अंडर दी कर्व। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। CSTR की बेटा अपनी डायनामिक्स है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अपनी जो है वो डिमांड है, लेकिन प्लग फ्लो रिएक्टर की अच्छा ठीक है, ठीक है, उसको कन्वे कर दें, ठीक, थैंक यू। अच्छा बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन के इफ वी इंस्टॉल द प्लग CSTR इन सीरीज देन द बिहेवियर अप्रोचेस टू अ प्लग फ्लो रिएक्टर, ठीक है, जो कि ग्राफ से भी ज़ाहिर है। कितने बच्चों को इस बात की समझ लग गई है? अपना हैंड रेज करें। कितने बच्चों को इस बात की, हुमैरा को, और हुमैरा के अलावा किसी को समझ नहीं लगी बेटा? जी, बरीरा को भी समझ लग गई है, मुनीब को भी, गुड। और अफजाल आपको नहीं समझ लगी, फातिमा को भी, नजमा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा, और ये आपने जो है वो काइंडली बुक में से भी इसको लाजमी पढ़ना है। इसको आपने जो है ये, क्योंकि ये आपका ज़ाहिर मिड टर्म भी आ रहा है, तो आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी रिकॉर्ड हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना, और साथ साथ जो है वो आपने बुक में से ही पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अच्छा बेटा, जिस तरह हमने CSTR इन सीरीज में लगाए हैं, हम प्लग फ्लो रिएक्टर्स भी तो सीरीज में लगा सकते हैं ना। तो अगर हम दो प्लग फ्लो रिएक्टर को सीरीज में लगाएं, तो फॉर एग्जांपल पहला अगर प्लग फ्लो रिएक्टर है तो उसका जो इनिशियल फ्लो रेट होगा वो FA नोड होगा। और फर्ज करें फॉर एग्जांपल कि अगर हम 40% कन्वर्जन x = 0.4 पहले CSTR में पहले प्लग फ्लो रिएक्टर में अचीव कर लेते हैं, और उधर जो फ्लो रेट हमें एग्जिट पे मिलेगा वो FA1 है। अब ये जो सेकंड रिएक्टर का इनलेट है, दैट इज गोइंग टू बी, सेकंड रिएक्टर का जो आउटलेट है, दैट इज गोइंग टू बी इनलेट ऑफ द फर्स्ट रिएक्टर, तो फर्स्ट ऑफ द सेकंड रिएक्टर। तो सेकंड रिएक्टर के बाद जो हमें कन्वर्जन मिलेगी वो 0.80% कन्वर्जन है, और जो फ्लो रेट है दैट इज FA2 है। तो अगर हम अब देखना चाहें तो बेसिकली जब प्लग फ्लो रिएक्टर को सीरीज में लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ वी इंस्टॉल 2 प्लग फ्लो रिएक्टर इन सीरीज, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर 1 V1 प्लस द रिएक्टर वॉल्यूम V2 विल बी सेम एज द ओवरऑल वॉल्यूम। जिस तरह के CSTR में था कि अगर एक बड़े CSTR की बजाय दो सीरीज में लगा लिए तो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था, लेकिन नाउ सच फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन प्लग फ्लो रिएक्टर। क्यों? क्योंकि प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर, जैसे मैंने कल शायद डिस्कस किया था, कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो फ्लो रिएक्टर की अगर आप इसको मैथमेटिकली समझना चाहें तो प्लग फ्लो रिएक्टर की बेटा डिजाइन इक्वेशन है कि इंटीग्रेशन साइन 0 to x to FA नोड और -RA into dx। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में कर लें, पहले 0 से x1 तक ले जाएं, देन x1 से x2 तक ले जाएं, तो आप मैथमेटिकली जानते हैं कि इन दोनों इंटीग्रल की जो सम होगा वो इक्वल आएगा अगर आप इस इंटीग्रल का सम लेते हैं। सो देयर इज नो एनी डिफरेंस, आइदर यू एम्प्लॉय अ प्लग फ्लो रिएक्टर, either you employ a bigger plug flow reactor or you use 2, 3, 4 plug flow reactor in series, the performance will be the same, the overall volume required will be the same। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लग फ्लो रिएक्टर की जो थ्योरी है वो क्या है कि जैसे जैसे हम एक्सियल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो बेटा कन्वर्जन बढ़ती जाती है। शुरू में यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो 0 है, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं कन्वर्जन बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अब इस रिएक्टर के बाद इस यहाँ पर साथ ही दूसरा रिएक्टर लगा दें, यानी सिंगल रिएक्टर बना लें, या नेक्स्ट रिएक्टर में एंटर कर दें, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा बेटा वो सेम होगा। और ग्राफिक मैथमेटिकली भी ये देखें, ग्राफिकली भी देखें कि अगर ये जो लीवन स्पीड प्लॉट है जो कि FA नोड और -RA
और कन्वर्जन के दरमियान होता है और इसकी ये कर्व जो है ना एक्सपेरिमेंटली हमें ये आती है। तो इसमें अगर हम पहले 0.4% कन्वर्जन लें तो यहाँ पर लाइन लगाएंगे और एरिया वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर क्या होगा 0.4 तक का एरिया अंडर द कर्व, फिर उसके बाद 0.4 से 0.8 तक लेकर जाना है। तो इसका प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम देखें तो क्या होगा कि 0.4 से 0.8 तक एरिया अंडर द कर्व। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक ही रिएक्टर लगा लें 80% तक कन्वर्जन करवा लें तो भी एरिया अंडर द कर्व सेम है, और अगर इसको 2 CSTR में हम करवा दें तो तब भी सम लें तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो सेम आएगा। सो ग्राफिकली भी देख रहे हैं हम, मैथमेटिकली भी देख रहे हैं और थ्योरी से भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्लग फ्लो रिएक्टर में हम एक्सियल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कन्वर्जन इंक्रीज होती जाती है। यहां तक बेटा कोई आपका क्वेश्चन है? आगे चलें बेटा, फिर यहां तक कोई समझ लग गया सब? So two plug flow reactors in series or have one continuous plug flow reactor, the total reactor volume required to achieve the same conversion is identical. Okay, अब ये एग्जांपल है सिंपल साइजिंग द प्लग फ्लो रिएक्टर इन सीरीज, कि अगर दो प्लग फ्लो रिएक्टर अगर हम सीरीज में लगा दें तो सेम है कि वही डाटा हमारे पास है कन्वर्जन का और FA नोड और -RA का डाटा हमारे पास बेटा मौजूद है। अब कहता है कि जो 40% कन्वर्जन अचीव की हमने वो हमने पहले रिएक्टर तक कर ली, उसके बाद ये जो सेकंड रिएक्टर की आउटलेट, फर्स्ट रिएक्टर की जो आउटलेट थी इज गोइंग टू बी इनलेट ऑफ द सेकंड रिएक्टर, सेकंड रिएक्टर में से रिएक्टेंट्स पास किए और एट द एंड ऑफ द सेकंड रिएक्टर हमें 80% कन्वर्जन मिल गई। तो कहता है ये V1 भी कैलकुलेट करें कि फर्स्ट रिएक्टर का वॉल्यूम क्या होगा प्लग फ्लो रिएक्टर का, और V2 भी कैलकुलेट करें सेकंड रिएक्टर का वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा आप जानते हैं सबसे पहले आपने देखनी है कि प्लग फ्लो रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन। तो प्लग फ्लो रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन बेटा होती है कि V इज इक्वल टू FA नोड 0 to 0.4 dx और -RA। तो आप याद रखें ये FA नोड जो है वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर भी लिख सकते हैं और FA नोड और -RA को मिला के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिम्पसन्स रूल को अप्लाई किया है। जब सिम्पसन्स रूल को अप्लाई किया तो पहला पॉइंट x नोड 0 आया, दूसरा पॉइंट 0.2 है, तीसरा पॉइंट 0.4 है, और जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू 0.2 है। डेल्टा x आपको याद होगा हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसको डेल्टा x भी कहते हैं, उसको h भी कहते हैं। वो लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट आप देख रहे हैं 0.4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो डिवाइडेड बाय 2 0.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बेटा तो आंसर 0.2 आएगा। तो इस तरह ये हम तीनों पॉइंट्स के ऊपर FA नोड और -RA की वैल्यू लेकर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास V1 आ जाएगा। V1 comes out to be 551 डेसीमीटर क्यूब। बेटा अगर सेकंड प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए हमने निकालना है तो हमें पता है कि प्लग फ्लो रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन V2 इज इक्वल टू FA नोड इंटीग्रेशन साइन। अब सेकंड रिएक्टर के लिए जो इंटीग्रेशन है वो कहां से हो रही है 0.4 से लेकर 0.8 तक dx और -RA, ठीक है। तो बेटा इसकी x वैल्यू या डेल्टा x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, कोई बता सकता है मुझे? इसकी डेल्टा x या h की वैल्यू कितनी है? शाबाश बताएं बेटा। जी हुमैरा आप बताएं। सर 0.2। यस, अगेन इसमें जो है वो 0.2 ही आएगी कि 0 किस तरह आएगी, अपर लिमिट 0.8 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो फार्मूला यूज करके बेटा V2 निकाला तो V2 की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1614। अच्छा अब दोनों वॉल्यूम को जरा ऐड करें, अगर V1 प्लस V2 करें तो आप देखेंगे कि 2165 डेसीमीटर क्यूब आया है वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम बेटा सेम है अगर हम दो प्लग फ्लो रिएक्टर्स की बजाय एक ही प्लग फ्लो रिएक्टर अगर हम लगा लें तो उसका जो वॉल्यूम हमारे पास आया था, अगर आपको याद हो अभी हमने एग्जांपल किया तो वो यही आया था 2165 डेसीमीटर क्यूब। अब वही काम वही अगर रिएक्शन जो है अगर हम दो प्लग फ्लो रिएक्टर्स में करवा लें और
सम करें तो वॉल्यूम जो होगा सेम होगा। तो अब मुझे ये नोट, दिस इज द सेम वॉल्यूम वी कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल प्लग फ्लो रिएक्टर टू अचीव 80% कन्वर्जन। तो अब मुझे आप लोग, अब यहां तक किसको समझ लग गई? अपना हैंड रेज कर। यहां तक कितने बच्चों को समझ लग गई है? जी फातिमा, हुमैरा, मुनीब, बरीरा, अफजाल, आपको समझ नहीं लगी? नजमा, ओके। सो अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस between the case if we employ or if we use to CSTR in series or if we use to plug flow reactor in series। तो दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाले हैं कि अगर हम CSTR सीरीज में लगाएं और अगर हम प्लग फ्लो रिएक्टर सीरीज में लगाएं इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग अ बिग रिएक्टर, तो क्या प्लग फ्लो के केस में और CSTR के केस में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? सर CSTR के केस में ये होगा कि जब हम उनको सीरीज में लेते हैं तो सर जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है वो कम होता है और जो PFR है सर उसके केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ओवरऑल वॉल्यूम में उतना ही रहता है और अगर हम उनको सीरीज में भी ले लेंगे तो सेम ही रहता है क्योंकि PFR में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है। यस यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टर इन सीरीज। और फिर दूसरा यहाँ से हमने एक इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन ये भी निकाला था कि इफ वी गो ऑन installing a number of smaller CSTR in series, the overall behavior is going to approach towards a plug flow reactor. This is very important conclusion कि अगर हम CSTR को सीरीज में लगाते जाएं तो ओवरऑल जो बिहेवियर है वो प्लग फ्लो रिएक्टर जैसा अचीव होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज के कॉम्बिनेशन ऑफ CSTR एंड प्लग फ्लो रिएक्टर्स। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हमने सिर्फ दो CSTR को हमने सीरीज में लगा लिया या हमने दो प्लग फ्लो रिएक्टर्स को आपस में सीरीज में लगा, लेकिन देयर आर द चांसेस कि हम जो है वो CSTR और प्लग फ्लो को जो है वो कंबाइन करके आप यूज करें। मे बी फर्स्ट पहले हम CSTR लगा लें, बाद में हम प्लग फ्लो रिएक्टर लगा लें, तीसरा फिर हम CSTR लगा लें, या जो है वो पहले प्लग फ्लो रिएक्टर लगा लें बाद में दो CSTR लगा लें। सो देयर आर द चांसेस एंड देयर आर द डिजाइन ऑफ combination of CSTRs and plug flow reactors in series. And one example of the practical existing industrial reactor is given in your book figure 2.9, the Demersol G. Demersol G, this is an industrial process that is used for dimerization of propylene into isohexane. So there is a plant in France. This is a plant in France that has been installed to convert the propylene into isohexane. And to carry out this job, there is a combination of reactors is used. First, two CSTR in series, as you can see in this schematic diagram. First one is the CSTR reactor. Here is the initial flow rate FA node and initial conversion. Obviously, initial conversion is no any conversion, x is equal to 0. Then at the exit of the first reactor, flow rate FA1 and the conversion x1 that enters into the second CSTR, and as a result of second CSTR reaction, the flow rate at the exit of the second reactor is FA2 with the conversion x2. अब दो CSTR लगाने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब उसके बाद एक प्लग फ्लो रिएक्टर लगा हुआ है, बाकी की जो रिएक्शन है वो प्लग फ्लो में जो होती है वो करवाते हैं, और प्लग फ्लो के बाद जो हमें जो फ्लो मिलता है FA3 मोलर फ्लो रेट होगा और कन्वर्जन जो होगी XA3 होगी। तो समटाइम्स इन केमिकल इंजीनियरिंग डिजाइन वी इंस्टॉल अ कॉम्बिनेशन ऑफ CSTR एंड प्लग फ्लो रिएक्टर्स एंड देयर आर नंबर ऑफ सीक्वेंस। मे बी कि हम पहले प्लग फ्लो रिएक्टर लगा लें और बाद में एक CSTR लगा दें, बाद में प्लग फ्लो रिएक्टर लगा लें, मे बी दोनों प्लग फ्लो रिएक्टर लगा लें और बाद में हम एक CSTR, जिस तरह इसमें देखें कि ये फ्रांस में जो एक प्रैक्टिकल उसने एग्जांपल दी है
प्रोपेलीन को आइसोक्सेन में कन्वर्ट करने की, तो उसने कहा 3 रिएक्टर लगे हुए हैं। अब पहले 2 CSTR लगे हुए हैं, फिर एक प्लग फ्लो रिएक्टर लगा हुआ है। अब ये भी तो हो सकता था कि पहले एक प्लग फ्लो रिएक्टर लगा देते और बाद में CSTR लगा देते 2, या थर्ड सीक्वेंस ये हो सकता था कि ये प्लग फ्लो रिएक्टर जो है ये CSTR के दोनों के दरमियान में लगा देते, पहले एक CSTR होता, फिर प्लग फ्लो रिएक्टर होता, फिर CSTR होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि why we do this? Any one of you? Why we arrange different reactors in series? What is the concept? What is the objective? क्या objective है हमारा बेटा? क्यों हम ऐसा करेंगे? Any answer? कोई बात आपके जहन में आ रही है? कुछ भी? जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर आपने जब पहले बताया ना कि जब हम CSTR को सीरीज में अरेंज करते हैं तो सर उसका जो बिहेवियर होता है वो PFR को अप्रोच करता है, तो सर मतलब इसका सर क्या मतलब है, मतलब सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि उसका बिहेवियर उससे अप्रोच करेगा। उसका बिहेवियर थोड़ा सा ना, इसको ये हाइपोथेटिकल सा है कि अगर एक जो है वो ये देखें, अगर जो है वो ये प्लग फ्लो रिएक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि प्लग फ्लो रिएक्टर का ईच कंपार्टमेंट जो है वो एज अ CSTR एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट जितना स्मॉल, अब इसको एक प्लग फ्लो रिएक्टर को उसने 5 हिस्सों में डिवाइड करके बताया, ठीक है। तो ये ऐसे ही है कि अगर हम 5 CSTR इन सीरीज में लगा दें, अब बेसिकली हो क्या रहा है हमें पता ना कि जैसे जैसे हम एक्सियल डायरेक्शन में बेटा मूव करते हैं तो कन्वर्जन इंक्रीज होती है, और हमें ये भी पता है कि किसी खास पॉइंट के ऊपर एक खास कन्वर्जन जो है ना बेटा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ पॉइंट 1 यहाँ 0.2 20% कन्वर्जन होगी, एट द एंड ऑफ पॉइंट 2 रिएक्टर पॉइंट 2 यहाँ पर 40%, एट द एंड ऑफ रिएक्टर 3 यहाँ पर 30%, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे ये एक CSTR लगा हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पर प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर जो है ये एक CSTR रिएक्टर लगा हुआ है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सा है, लेकिन अगर हम डिफरेंट बहुत ही स्मॉलर CSTRs को सीरीज में लगाते जाएं तो ये ऐसे ही है ना कि जैसे एक्सियल डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो साथ साथ जो है वो कन्वर्जन इंक्रीज हो रही है। पहले रिएक्टर में 20% कन्वर्जन, दूसरे रिएक्टर में 40% में भी, तीसरे में 45%, चौथे में 50%, ठीक है। तो जितने जितने ज्यादा CSTR सीरीज में लगाते जाएंगे तो वो जो ग्राफ है वो हमें बताएगा कि ग्राफ जो है वो रेक्टेंगल की बजाय एरिया अंडर दी कर्व में चेंज हो रहा है, इट्स समथिंग लाइक दिस। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि हम CSTR और प्लग फ्लो रिएक्टर्स को जो है वो सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्या यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है जब हम डिजाइन करते हैं, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है। या आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझ लें कि ये जो फ्रांस में इसने एग्जांपल दिया कि ये रिएक्टर लगा हुआ है जो प्रोपेलीन को आइसोहेक्सेन में कन्वर्ट कर रहा है, उसमें 2 CSTR पहले क्यों लगाए गए हैं और एक प्लग फ्लो रिएक्टर बाद में क्यों लगाया गया। ये जो प्लग फ्लो रिएक्टर एंड में लगाया गया, इस प्लग फ्लो रिएक्टर को पहले क्यों नहीं लगा लिया और CSTR दोनों बाद में क्यों नहीं लगा लिए। व्हाट कुड बी द रीजन, आपके जहन में क्या यानी आता रीजन, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सर ये रीज़न हो सकती है कि जब CSTR को हम सीरीज़ में पुट करते हैं तो उनका बिहेवियर जो है वो PFR से मतलब अप्रोक्सीमेट कर जाता है, लेकिन जो PFR है उसका जो है वो CSTR को अप्रोच नहीं कर सकता। यस, दिस माइट बी अ लॉजिक, गुड। और बेटा कुछ और आंसर इसके अलावा। सर मेरे ख्याल से सर रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि मतलब जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं ना तो सर उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्टर्स को अरेंज करते हैं। मतलब सर मतलब जिस तरह CSTR है सर उसकी एक एक्सटेंट है कन्वर्जन की, जब हमें उतनी अचीव हो गई तो फिर हम उसके आगे उससे ऑनवर्ड रिएक्टर को सोचते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। और सर इनको सीरीज में इसलिए किया क्योंकि सर इसमें ऑब्जेक्टिव है कि सर इसे हमने यही ड्राइव किया है पीछे से क्योंकि जब हम इसको सीरीज में यूज करेंगे तो तभी वॉल्यूम इसका कम भी होगा और कन्वर्जन ज्यादा मतलब उतनी ही रहेगी। तो सर मेरा ये। आपका क्या नाम है बेटा। सर मुनीब।
मुनीब बेटा आपको मैं A+ ग्रेड देता हूं, आपने बिल्कुल 100% ठीक बातें की हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि बेसिकली रिएक्टर को सीरीज में लगाने का हमारा मकसद ये है कि ओवरऑल वॉल्यूम को डिक्रीज करें। और आपने ये जो कहा कि ये डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर, तो ये भी आपने ठीक बात की कि हम रिएक्शन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कौन सा रिएक्टर पहले लगाना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ओवरऑल कन्वर्जन अचीव हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि यहाँ अगर प्लग फ्लो रिएक्टर हम पहले लगा दें, जिस तरह की इस रिएक्शन में प्लग फ्लो रिएक्टर जो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, हो सकता है अगर प्लग फ्लो रिएक्टर को पहले नंबर पे लगा दें तो जो ओवरऑल कन्वर्जन है वो कम हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द लीवन स्पीड प्लॉट, depending upon the sequence of the kinetic data, depending upon the speed of the reaction, depending upon the kinetics of the reaction, ठीक है। तो हमने रिएक्शन का जो डाटा है, रिएक्शन से डाटा से मुराद है काइनेटिक डाटा, काइनेटिक डाटा से मुराद है जो भी हम पिछली एग्जांपल्स में करते आ रहे हैं, एक्स और FA नोड और माइनस RA का डाटा। इस डाटा को और इस डाटा से जो कर्व बनती है जिसको हम कहते हैं लीवन स्पीड प्लॉट, उस प्लॉट की कर्व की शेप को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिएक्टर पहले लगाना है, कौन सा रिएक्टर बाद में लगाना है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव माइंड में क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव माइंड में ये होता है बेटा कि हमने जो है वो ओवरऑल जो वॉल्यूम बन रहा है ना उसको कम करना है, क्योंकि ओवरऑल जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होगी। एक बड़ा रिएक्टर जो 100 लीटर का रिएक्टर है उसकी बेटा कॉस्ट ज्यादा होगी, उसकी बजाय अगर 75 लीटर का रिएक्टर आपको खरीदना पड़ रहा है तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। तो हमारा यही होता है ना केमिकल इंजीनियरिंग की डिजाइन में कि हम चीजों को छोटा करते हैं ताकि उनकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, उनकी जो परचेज कॉस्ट है वो कम हो, ठीक है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा कि कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा अचीव करें, हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोपेलीन जो है वो आइसोहेक्सेन में कन्वर्ट हो। हमारा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि 100% कन्वर्जन अचीव हो जाए, 100% कन्वर्जन को हम अटेन करें। तो फिर हम इसको कहते हैं रिएक्टर सीक्वेंसिंग, रिएक्टर को सीक्वेंस, कि हम किस तरह रिएक्टर्स को अरेंज करें कि हमें मैक्सिमम कन्वर्जन अचीव हो जाए, कन्वर्जन मैक्सिमम अचीव हो जाए और वॉल्यूम कम से कम अचीव हो जाए। इस तरह कहते हैं ना कि वो चोपड़ियां, पंजाबी की मिसाल पर चोपड़ियां दो दो, यानी कि हम कहते हैं कि वॉल्यूम भी हमें कम से कम मिले, ओवरऑल वॉल्यूम भी, और कन्वर्जन भी हमें मैक्सिमम मिले। तो इन दो पॉइंट्स को, इन दो ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करते हुए हम रिएक्टर्स का सीक्वेंस करते हैं। ये बेटा बात समझ लगी है कि नहीं लगी? यस सर। ओके, अब इसी पे एक एग्जांपल है। अच्छा, आप कॉम्बिनेशन ऑफ CSTR एंड प्लग फ्लो रिएक्टर सीरीज, अगर रिएक्टर 1 की बात करूं, ये जो पिछली मैंने फिगर दिखाई है, तो रिएक्टर 1 में जो फर्स्ट CSTR है इसकी डिजाइन इक्वेशन होगी V1 = FA नोड और माइनस RA1 × X1। ये CSTR की डिजाइन इक्वेशन है। दूसरा जो CSTR इन सीरीज में लगा हुआ है इसकी जो डिजाइन इक्वेशन है V2 = FA नोड और माइनस RA2 × X2 - X1। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि जब CSTR में हमने रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा लेना होता है, जो एग्जिट के ऊपर कंडीशन है कन्वर्जन की, उस पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन दे। इसलिए इसने रिएक्टर 1 में RA1 लिखा है और रिएक्टर 2 जब CSTR का किया तो उसने RA2 लिखा है। RA2 मीन कन्वर्जन रेट ऑफ रिएक्शन कोरस्पोंडिंग टू द कन्वर्जन एट 2। उसके बाद थर्ड रिएक्टर जो है वो CSTR का है। तो CSTR की जो डिजाइन इक्वेशन है उसका वॉल्यूम V3 = X2 से X3 तक FA नोड और माइनस RA × DX। और आपको पता है कि जब ये हमने प्लग फ्लो रिएक्टर का डिजाइन करना है तो हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना पड़ती है और हम सिम्पसन्स रूल यूज करते हैं या दूसरा वो जो 5 पॉइंट फार्मूला है वो यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका लीवन स्पीड प्लॉट देखें, द प्लॉट बिटवीन FA नोड माइनस RA एंड द कन्वर्जन, तो हम देखेंगे कि X1 तक जो कन्वर्जन आनी है वो CSTR में आनी है और CSTR का जो वॉल्यूम होता है हमें पता है कि एक स्क्वायर का वॉल्यूम होता है। हम X1 के कोरस्पोंडिंगली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि लीवन स्पीड कर्व को टच करती है, तो वहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द वॉल्यूम V1 फॉर CSTR। फिर X1 से X2 तक जो है वो सेकंड CSTR लगा हुआ था, तो इसका वॉल्यूम भी जहां ये टच करेगा तो वहां से हम एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएंगे, ये V2 होगा। फिर X2 से X3 तक बेटा कौन सा रिएक्टर लगा हुआ है, प्लग फ्लो रिएक्टर लगा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम अब आपको पता है कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होगा, इसका वॉल्यूम ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वाला वॉल्यूम होगा। तो ये तीन वॉल्यूम इस तरह हमारे पास आएंगे।
अच्छा, अब यहां पर ही मुझे एक बात बताएं, इसी ग्राफ में अगर चले पहले एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इसी से रिलेटेड है कि एन एडियाबैटिक लिक्विड फेस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। सिंपली मैं आपको बताता हूं कि ये कह रहा है जी कि आइसोमेराइजेशन हो रही है ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की आइसोब्यूटेन के अंदर आइसोमेराइजेशन हो रही है। ब्यूटेन होती है ना, उसकी आइसोमेराइजेशन करते हैं। आपको पता है कि आइसोमेराइजेशन क्यों करते हैं? फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होता है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो खैर वो एक सेपरेट स्टोरी है कि आइसोमराइजेशन जो है वो क्यों की जाती है। यहाँ पर हम वो थ्योरी नहीं पढ़े, हमने जो है वो रिएक्टर डिजाइन करना है। तो कह रहा है जी कि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हुई है, और इसके लिए जो डाटा आया है, काइनेटिक डाटा, रिएक्शन का डाटा, वो हमें गिवन है। तो याद रखें, जब हमें रिएक्शन का डाटा गिवन है, जब हमें काइनेटिक डाटा गिवन है, तो इट मींस वी कैन डिजाइन द रिएक्टर। कौन सा डाटा गिवन है कि डिफरेंट कन्वर्जन की वैल्यूज के ऊपर हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। कन्वर्जन 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.65, और इसके कोरस्पोंडिंगली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना मौजूद है कि जब कन्वर्जन 0.2 हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 53 किलो मोल पर मीटर क्यूब पर आवर। यूनिट्स का बेटा आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब कहता है जी कि 3 रिएक्टर जो है सीरीज में लगे हुए हैं। पहला जो रिएक्टर है वो एक CSTR रिएक्टर है, और इसके अंदर जो कन्वर्जन अचीव हुई है कहता है जी 20% X1 0.2, यानी एग्जिट स्ट्रीम में 0.1 पे जो कन्वर्जन है 0.2 है। उसके बाद वो कहता है जी कि एक CSTR लगा हुआ, और एक प्लग फ्लो रिएक्टर लगा हुआ है, और प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम V2 है। उसके बाद प्लग फ्लो रिएक्टर से जो एग्जिट स्ट्रीम हो रही है वो दोबारा CSTR में जा रही है, और उसका जो रिएक्टर का वॉल्यूम है वो V3 है, और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है RA3 है। और सेकंड CSTR से जो एग्जिट स्ट्रीम होगी वहां पर जो कन्वर्जन हमें अचीव हुई है वो 0.65 है। यानी पहले रिएक्टर के अंदर 0.2 कन्वर्जन, दूसरे रिएक्टर के अंदर हमें टोटल 0.6 कन्वर्जन हो गई। 0.2 से इन हुआ था, 0.6 से आउट हुआ, और ये 0.6 कन्वर्जन जो है फिर CSTR में स्ट्रीम गई, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो 0.6 से 0.65, 60% से 65% कन्वर्जन चली गई CSTR में। अब वो कहता है जी कि तीनों रिएक्टर्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टर फॉर एन एंटरिंग मोलर फ्लो रेट ऑफ 50 किलो मोल पर आवर। 50 किलो मोल पर आवर जो है ना फ्लो रेट है। इनिशियल जो फ्लो रेट जो रिएक्टर 1 में जा रहा है वो इसने दे दिया 50 किलो मोल पर आवर। अब इसके लिए हमने रिएक्टर ये डिजाइन करने हैं। तो बेटा पहला रिएक्टर, अब देखें पहला रिएक्टर है CSTR। इसकी डिजाइन इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, इसकी डिजाइन इक्वेशन आपको पता है। तो ये जो है वो सबसे पहला काम ये करना है कि एक तीसरा कॉलम बना लेना। अगर आपको x का डाटा गिवन था, आपको -RA का डाटा गिवन था, तो आपने FA नोड और -RA का कॉलम बना लेना। FA नोड की वैल्यू आपके पास मौजूद है, RA की वैल्यू भी है, तो FA नोड और -RA की वैल्यू आपने बना लेनी। सो रिएक्टर 1 में अगर आप देखें तो रिएक्टर 1 CSTR है। CSTR की डिजाइन इक्वेशन आपके पास है कि V1 = FA नोड और -RA × X1। तो अब ये जो FA नोड और -R इसने लिया 0.94। ये 0.94 उसने कहां से लिया है? 20% कन्वर्जन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि इस रिएक्टर के अंदर 20% कन्वर्जन अचीव हुई। तो सिंपल 1 स्टेप में वॉल्यूम ऑफ CSTR आ गया। अब आगे प्लग फ्लो रिएक्टर लगा हुआ था बेटा, तो प्लग फ्लो रिएक्टर की जो डिजाइन इक्वेशन है वो है V2। अब प्लग फ्लो रिएक्टर में कन्वर्जन हुई है 0.2 से 0.6 तक, FA नोड और -R × DS। तो आपको पता है कि अब प्लग फ्लो रिएक्टर की इंटीग्रेशन की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें सिम्पसन्स रूल यूज करना पड़ता है। तो सिम्पसन्स रूल यूज करके तो हम यहाँ पर V2 जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो निकल आया 380 डेसीमीटर क्यूब। थर्ड जो है रिएक्टर, अगेन CSTR आ गया। CSTR की बेटा डिजाइन इक्वेशन आपको पता है कि जब सीरीज में लगा होता है तो V3, यानी क्योंकि अब तीसरे नंबर पे लगा हुआ है इसलिए इसको V3 कह रहे हैं। FA नोड और -RA3 और डिफरेंस ऑफ द कन्वर्जन के CSTR में जो इनलेट पे कन्वर्जन थी X2, आउटलेट पे X3 है, तो 0.65 - 0.6 हो जाएगा ये। और FA नोड और -RA की वैल्यू जो लेनी है वो कौन सी कन्वर्जन पे लेनी है, कोई बताएगा?
जो CSTR की एग्जिट के ऊपर कन्वर्जन है, कितनी कन्वर्जन है एग्जिट के ऊपर? जो सेकंड CSTR लगा हुआ है बेटा उसके एग्जिट के ऊपर कितनी कन्वर्जन है हमारे पास? 0.65। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो 0.65 के ऊपर है वो देखनी है। FA नोड और माइनस RA जो 0.65 के ऊपर है वो है 2.0। तो यहाँ पर उसने 2.0 लगाकर तो ये 2 मीटर क्यूब लगा तो V3 उसने निकाल लिया। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन हो आपका? अगर हम इस रिएक्शन का लीवेंसफील्ड प्लॉट ड्रॉ करें तो आपने वो जो मुनीब ने पॉइंट उठाया उसको याद रखना है कि जो भी रिएक्टर की जो सीक्वेंस है ना वो डिपेंड करता है कि लीवेंसफील्ड प्लॉट की शेप क्या है, काइनेटिक डाटा का ट्रेंड क्या है, रिएक्शन डाटा की शेप किस तरह की आ रही है। तो अगर हम ये जो डाटा गिवन था एग्जांपल 2.7 में नॉर्मल ब्यूटेन की आइसोब्यूटेन में आइसोमराइजेशन के लिए अगर हम उसका जो है वो लीवेंसफील्ड प्लॉट ड्रॉ करें, एक्स का और FA नोड और माइनस RA का ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप ये देख रहे हैं किस तरह की हमें शेप मिल रही है, ये इसकी शेप मिल रही है। तो सबसे पहले हमने 20% कन्वर्जन के लिए हमने लगाया हुआ था CSTR। तो 20% कन्वर्जन यहाँ पर हमारे पास है, तो ये CSTR का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है, तो ये V1 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो है वो जो रिएक्टर लगाया गया था वो कौन सा रिएक्टर था? प्लग फ्लो रिएक्टर। तो 0.2 से लेकर 0.6 तक, यहां तक 0.2 से लेकर 0.6 तक जो रिएक्टर का जो वॉल्यूम है वो कैसे आएगा बेटा? वो एरिया अंडर द कर्व से आएगा, क्योंकि ये प्लग फ्लो रिएक्टर है। तो 0.2 से 0.6 तक जो है वो एरिया अंडर द कर्व देख लेना। फिर उसके बाद 0.6 से 0.65, जो आपको 0.65 की लाइन नजर नहीं आ रही, यहाँ पर 0.65 होगा तकरीबन। तो 0.6 से 0.65 तक अगेन जो है वो क्या लगाया गया? CSTR। तो यहाँ पर जो CSTR का जो वॉल्यूम होगा वो एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम होगा। सो दिस इज द, अगर हमने एक CSTR, एक प्लग फ्लो रिएक्टर, एक सीरीज। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा कि अगर हम ये जो लीवेंसफील्ड प्लॉट की जो कर्व है इसकी शेप को देखते हुए अगर हम देखें कि 0 से लेकर 0.2 तक जो कन्वर्जन है, 20% कन्वर्जन के लिए क्या एक प्लग फ्लो रिएक्टर लगाना बेहतर है या एक CSTR लगाना बेहतर है? कर्व की शेप को देखते हुए मुझे आंसर बताएं। फर्स्ट 20% कन्वर्जन के लिए either it is better to install a plug flow reactor or it is better to install a CSTR। जी कौन इसका आंसर देगा? जी शाबाश बताएं। अगर 20% कन्वर्जन तक देखें तो अगर मैं इंस्टॉल करूं प्लग फ्लो रिएक्टर तो मुझे ये कर्व की शेप इस तरह की है कि अगर मैं CSTR का देखूं वॉल्यूम, तो CSTR का वॉल्यूम ये वॉल्यूम होगा एक रेक्टेंगल का। लेकिन अगर मैं प्लग फ्लो रिएक्टर लगाऊंगा तो मुझे पूरा एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर रिएक्शन की शेप इस तरह की है कि एरिया अंडर द कर्व इज ग्रेटर कंपेयर टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 20% कन्वर्जन के लिए मुझे प्लग फ्लो रिएक्टर लगाना ज्यादा बेहतर है, और CSTR लगाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि CSTR का जो वॉल्यूम है वो कम है। सिमिलरली बेटा आप लोग जो है जरा डेटा का ट्रेंड देखें 0.6 से 0.65 तक, 0.6 से 0.65 तक का ट्रेंड देखें लीवेंसफील्ड की कर्व का, और मुझे बताएं कि 0.6 से 0.65 तक CSTR लगाना बेहतर है या प्लग फ्लो रिएक्टर लगाना बेहतर है? शाबाश, एनी वन ऑफ यू। जी मुनीब बताएं बेटा। सर ये CSTR ही सर यूज करेंगे जो आपने बताया। यस। तो अगर यहाँ 0.6 से 0.65 तक करना है तो अगर इसको इस तरह मैं करूं तो ये जो रेक्टेंगल का वॉल्यूम बनेगा ना, ये वॉल्यूम मुझे चाहिए CSTR के लिए।
ठीक है। और अगर मैं प्लग फ्लो रिएक्टर को देखूं तो प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए एरिया अंडर द कर्व। तो कौन सा एरिया कम है? एरिया अंडर द कर्व कम है या जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कम है? डेफिनेटली जो है ये जो CSTR वाली है सर, सेकंड CSTR वाली रेक्टेंगल, इसका काम, इसका एरिया ज्यादा लग रहा है ना बेटा मुझे, यस सर। क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तक हाँ प्लग फ्लो रिएक्टर का एरिया कम है। तो इसके मुताबिक यहाँ से लग रहा है कि अगर आपने 60 से 65% जो कन्वर्जन है वो अचीव करानी है तो इसके लिए जो है अगेन अगर प्लग फ्लो रिएक्टर यहाँ पर लगाएंगे तो उसका एरिया कम आएगा। The summary of this chapter is what reactor sequence is best। कि अगर हम एक प्लग फ्लो रिएक्टर को पहले लगा दें या CSTR को बाद में लगाएं, या एक CSTR को पहले लगाएं और प्लग फ्लो रिएक्टर को बाद में लगाएं, तो which reactor should go first to give the highest possible conversion। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हमारा होगा टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल कन्वर्जन। तो बेसिकली जब हम रिएक्टर डिजाइन करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए बेटा, तो जो हमारे पास डाटा आएगा काइनेटिक का, उस डाटा की मदद से हम दोनों सीक्वेंस डिजाइन करेंगे। हम पहले डिजाइन करेंगे अरेंजमेंट नंबर 1, पहले प्लग फ्लो रिएक्टर को पहले रखेंगे और CSTR को बाद में रखेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम देखेंगे। फिर सेकंड केस हम ये करेंगे कि हम CSTR को पहले रखेंगे और प्लग फ्लो को बाद में रखेंगे, फिर दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो जिसका वॉल्यूम कम होगा वो वाला सीक्वेंस यूज करेंगे। और इस तरह अगर 2 की बजाय जो है वो 3 रिएक्टर्स हो जाएं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? और 3 की बजाय अगर 4 रिएक्टर्स अगर हमारे पास हो जाएं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4n चला जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ रिएक्टर्स बढ़ते जाएंगे तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल सीक्वेंस जो होगा, चांसेस ऑफ सीक्वेंस जो होगी बढ़ते जाएंगे। और अल्टीमेटली ये सारी कैलकुलेशन जो होती है बेटा हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेंगे। सिमुलेशन टूल, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होगा, एस्पेन प्लस होगा या एस्पेन हाइसिस होगा, उसमें हम डिफरेंट रिएक्टर का सीक्वेंस लगा के देखेंगे और फिर बताएंगे कि मैक्सिमम कन्वर्जन हमें कहां पर मिल रही है। सो अगर इस चीज का आंसर देना चाहिए, अगर इसका आंसर देना चाहें कि व्हाट इज द बेस्ट सीक्वेंस, या प्लग फ्लो रिएक्टर लगाना बेस्ट है या CSTR लगाना बेस्ट है, तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सके। स्टेटमेंट ये होगी इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगा। हो सकता है कि सम रिएक्शन का डेटा इस तरह का हो कि पहले प्लग फ्लो रिएक्टर लगाना और बाद में CSTR लगाने से हमें ज्यादा कन्वर्जन मिल रही हो, या ये भी हो सकता है कि रिएक्शन का डाटा, काइनेटिक डाटा इस तरह का हो कि CSTR पहले लगाने से और प्लग फ्लो रिएक्टर बाद में लगाने से हमें कन्वर्जन जो है वो ज्यादा मिली है। सो इसका आंसर है कि लीवेंस्पील प्लॉट शेप, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लीवेंस्पील प्लॉट एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिएक्टर्स। तो जिस तरह ये पिछली एग्जांपल की है, इस ग्राफ में भी हमने इसकी कर्व से देखना है कि एक खास कन्वर्जन तक जो है वो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है या CSTR का एरिया ज्यादा है। तो उसके मुताबिक फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमने कौन सा रिएक्टर लगाना है। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। अच्छा, उसके बाद बेटा ये एक जो है वो दो छोटी सी डेफिनेशन है स्पेस टाइम की और स्पेस वेलोसिटी की। स्पेस टाइम जो होता है दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम। ये CRE में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली ये स्पेस टाइम और स्पेस वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज होती है। अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं जी अच्छा CRE पढ़ के हैं स्पेस टाइम बताएं। तो स्पेस टाइम की मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि टा रिप्रेजेंट्स द स्पेस टाइम दैट इज इक्वल टू V over V node, where V is the reactor volume and V node is the volumetric flow rate। तो स्पेस टाइम का मतलब है कि एक रिएक्टर वॉल्यूम V को और एक V नोड इसका वॉल्यूम फ्लो रेट है जो इस रिएक्टर के इन जा रहा है। तो V over V नोड जो होगा रिएक्टर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट टू द रिएक्टर, दैट विल गिव यू द स्पेस टाइम। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रिएक्टर
रिएक्टर वॉल्यूम को ऑपरेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? एक रिएक्टर वॉल्यूम, अगर रिएक्टर जो है वो 0.2 मीटर क्यूब का एक है, तो 0.2 मीटर क्यूब फ्लूइड को इसमें से पास करने के लिए, इसमें से प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? दैट इज द स्पेस टाइम। और स्पेस वेलोसिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेस टाइम। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने जितना पढ़नी है, इसके साथ जो है ना बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी कंप्लीट इसको करना है। इसकी कंप्लीट जो है वो इसकी असाइनमेंट बनानी है, आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वेडनेसडे जो है दैट इज द लास्ट डे टू सबमिट द असाइनमेंट। नेक्स्ट वेडनेसडे को आपने असाइनमेंट जो है बेटा मुझे सबमिट करवानी है, जो पिछली सारी मिला के। जैसे कि आपको कहा था कि A4 पेज के ऊपर करनी है, लेकिन अगर किसी ने दूसरे पेजेस के ऊपर भी की हुई है तो वो जो बाकी अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो इस वीक जो हमारे लेक्चर हुए हैं, इसको जो है वो A4 साइज के पेज के ऊपर करे, हैंड रिटन होनी चाहिए। और आपने जो डायग्राम्स बनानी है अपने हाथ से, कलर डायग्राम सारी बनानी है। तो ये जो लेक्चर जो हमने पढ़ा किए हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, उन सबको जो है वो आपने नीट एंड क्लीन फॉर्म में जो है मुझे सबमिट करवाना है। और नेक्स्ट वीक जो होगा फ्राइडे को आपका क्विज भी हो जाएगा साथ ही, ठीक है। और याद रखें असाइनमेंट का वाइवा भी होगा। असाइनमेंट के वाइवे से मुराद ये है कि आपने जो है वो जो बनानी है तो आपको पता होना चाहिए, और एक जो है वो साथ आपने इस चैप्टर के जो है प्रॉब्लम्स भी करने हैं। इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स भी बेटा आपने साथ करनी है। ये चैप्टर नंबर 2 है, ये बुक आपको शो हो रही होगी। इसमें प्रॉब्लम नंबर 2.1, 2.2, प्रॉब्लम नंबर 2.3, 2.4, 2.5 ना, 2.6 नहीं करना, 2.7, P 2.8 सारा कंप्लीट, 2.9 कंप्लीट, 2.10, 2.11, 2.12। सो 2.1 से लेकर 2.12 ये 12 न्यूमेरिकल्स आपने बेटा कंप्लीट करने हैं। सिर्फ नंबर 6 पे जो है वो आपने नहीं करना, बाकी ये सारे आपने इसके हर पार्ट्स कंप्लीट पॉइंट, अगर P29 के पार्ट A B C D E F ये सारे आपने करने हैं। और ये सारे आपकी असाइनमेंट में भी शामिल हैं, आपके मिड टर्म के एग्जाम में भी शामिल हैं, और जो नेक्स्ट वीक आपका क्विज 1 लेना है उसमें भी शामिल है, ठीक है। क्विज 1 जो है वो दोबारा आपका लेना है, वो जो आपने ऑनलाइन दिया हुआ है वो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा, वो कंसीडर होना भी नहीं, ठीक है। तो आपने मुझे, आपका CR शायद इधर नहीं है, सेकंड CR इधर है, कौन है CR आपका? जी मुनीब साहब। सर जी बेटा, आपको समझ लग गई सारी असाइनमेंट वगैरह की जो मैं बता रहा जी हूँ? सर, जी मैं बता दूंगा जी सर बेटा मैं। सारी